सोवियत यूनियन हो गया कोलैप्स। Mr. Gorbachev, open this gate. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह सोवियत यूनियन यानी कि द ग्रेट यूएसएसआर कैसे वो कोलैप्स हुआ, क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी एक गलती की सोवियत यूनियन ने कि जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी मुमलिकत जो यूरोप से शुरू होकर अलास्का तक उसकी सरहदें जाती हैं वो ख़त्म होगी और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और जो जिस वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है क्या वही वजह आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कम्युनिज्म वो एक फलसफा था, वो एक सोच थी कि जिसने यूएसएसआर यानी कि द ग्रेट सोवियत यूनियन को बनाया। पहले कम्युनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें कम्युनिज्म यानी कि इश्तराकियत जिसको उर्दू में कहते हैं, इसका आगाज 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी में शुरू हुआ और इसको कलम के जरिए जिसने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया वो थे कार्ल मार्क्स, जो कि एक जर्मन फिलोसफर। अच्छा, कार्ल मार्क्स का मैं ये बता दूं कि वो एक यहूदी, उनकी फैमिली थी, यहूदी बैकग्राउंड था और वो यहूदी थे, यानी कि कम्युनिज्म इसका बानी एक यहूदी है। वो जर्मन फिलोसफर थे। जर्मनी में उन्होंने ये फलसफा पैदा किया, जर्मन ने उसको कबूल नहीं किया, बाद में वो फ्रांस चले गए, उन्होंने भी उनको कबूल नहीं किया, फिर बरतानिया चले गए। कहते हैं कि बरतानिया में जाके उनके पांव जमे और वहां से कम्युनिज्म एज अ फलसफा फैलना शुरू हुआ। अब ये फलसफा कलम के जरिए, क्योंकि जाहिर बात है उस टाइम ना यूट्यूब होता था, ना टीवी होता था, अखबारात होते थे या किताबें होती थी, तो कलम के जरिए इस फलसफे को कार्ल मार्क्स ने बरतानिया में बैठ के पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। अब इस फलसफे को सियासत में लाना था ताकि कोई एक मुल्क इस फलसफे को अपने ऊपर अडॉप्ट करे। इस फलसफे को सियासी रंग दिया गया 1917 में, जो कि एक बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक नाम की पार्टी थी जिसको व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। 1917 में उन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई और उसमें कम्युनिज्म का रंग भर दिया। बहुत से लोग जिन्होंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा सा भी जिनको तारीख का शौक है, उनको पता होगा कि 1917 के बाद से रशिया में एक रेवोल्यूशन आया था जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन या दी बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन के जरिए कम्युनिज्म रूस के अंदर आना शुरू हुआ। व्लादिमीर लेनिन जो कार्ल मार्क्स के फलसफे से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने वही फलसफा अपने मुल्क यानी कि रूस में लागू करने की ठान ली। अब उनको ये ख्याल इसलिए आया कि उस वक्त सोवियत यूनियन था नहीं, रूस में जार्स की हुकूमत थी। अब जार लकब है, ये कोई नाम नहीं। जैसे मिस्र में जो बादशाह थे उनको फराइन कहा जाता था, इराक में जो बादशाह थे उनको नमरूद कहा जाता था और जो रोमन एम्पायर थे उनको सीजर कहा जाता था। इसी तरह जो रशियन एम्पायर थी, जो बहुत बड़ी रशियन एम्पायर थी, उसके जो बादशाह होते थे उसको जार कहा जाता था, जार। तो जार जो थे उन्होंने रूसियों के ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे आपको पता है कि हर बादशाह में जो होता है लोगों पर एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों के हकूक जो है उसको सल्ब किए जाते हैं। उस वक्त व्लादिमीर लेनिन जो एक सियासी कारकुन थे, उन्होंने सोचा कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है लोगों के साथ। उन्होंने फिर इस फलसफे को उठाया, जार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक पूरी, आप समझिए, लड़ाई हुई है। और ये मैं आपको पहली बता दूं, अगर आपने इंकलाब लेके आना तो इंकलाब बगैर खून दिए नहीं होता। फ्रेंच का रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा खून वहां बहा क्योंकि उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई एक लीडर नहीं था। इसमें एक लीडर है, व्लादिमीर लेनिन। आप चाइना जाएंगे उधर माओ जेडुंग आपको मिल जाएंगे और जिधर जिधर रेवोल्यूशन आए हैं वहां पे कोई एक लीडर होता है जिसके हाथ में सबकी रस्सियां होती हैं या लाठियां होती हैं, वो फिर सबको लीड करके चलता। लेकिन जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन आया था, फ्रांसीसी इंकलाब आया था, वो इसलिए इतना खूनी इंकलाब हुआ था क्योंकि वहां पे कोई लीड करने को नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था कि जो लोगों को आगे बताए कि अब हमने क्या करना है। दो पार्टीज बन चुकी थी, एक थी रेड पार्टी यानी रेड आर्मी और एक बन गई थी व्हाइट पार्टी यानी कि व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी आपको पता है, वो नाम से जाहिर है कि वो जो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म के फलसफे को अप्रोच करते थे या पसंद करते थे, उनको रेड आर्मी या रेड पार्टी कहा जाता था, या रेड कैप्स भी आप कह देते थे। इसी तरह एक व्हाइट आर्मी थी जो जार की पार्टी थी, जो एंटी कम्युनिस्ट थी। तो इनके दरमियान एक बहुत ज्यादा टसल हुई, लड़ाई हुई और रशिया में बहुत खून बहा, जिसकी वजह से 5 साल की कोशिशों के बाद एट द एंड यूएसएसआर बन जाता है। 1922 के बाद से फिर जाहिर बात है कि रशिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुका था, उसके पास आर्मी बहुत बड़ी तादाद में आ चुकी थी। तो उसने, रेड आर्मी ने ताकत के बलबूते पे अपने आसपास के जितने इलाके थे उनके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर। फिर आया 1940s का टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 40s में। उस वक्त एक बहुत बड़ा कंटेंडर था जर्मनी की सूरत में, जो कि अपने आस पड़ोस के लोगों को दबा रहा था और उसने धोखा भी दिया सोवियत यूनियन को। फिर सोवियत यूनियन ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलके जर्मनी पे हुकूमत की। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने देखा होगा कि उस जमाने में 2 जर्मनी थे। 2 जर्मनी इसलिए थे, एक जर्मनी में बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका का कब्जा था और एक में रशिया का कब्जा था। बाद में जो अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया का कब्जा था उसको ईस्ट जर्मनी कह दिया गया, उसको वेस्ट जर्मनी कह दिया गया, और जो रशिया के पास जो जर्मनी था उसको
ईस्ट जर्मनी का नाम दे दिया गया। खैर वक्त गुजरता गया, 50s का एरा गुजर गया, 60s का एरा गुजर गया, फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई। वो कोल्ड वॉर स्पेस में भी चली गई, स्पेस में भी एक कोल्ड वॉर हो गई जिसमें बेसिकली अमेरिका हारा था। जो पहला खलाईबाज गया था वो गया था सोवियत यूनियन का। बाद में जो चांद की जो एक रेस थी उसमें अमेरिका जीता, लेकिन सबसे पहले जिस मुल्क ने फिजा को देखा या फिजा को जिस मुल्क ने तस्खीर किया वो था सोवियत यूनियन। इसी तरह वक्त चलते गए, 60s का एरा भी इसी तरह निकल गया, 70s का एरा भी इसी तरह निकल गया और एक पार्टी डिक्टेटरशिप थी जिसने पूरे रशिया को होल्ड करके रखा हुआ था। अब आता है साल 1979 यानी कि वो ईयर कि जहां से सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना शुरू होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि 1979 में जो सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान हो गई, यानी कि जो रेड आर्मी थी वो 1940s के बाद यानी तकरीबन 30-40 साल बाद दोबारा से किसी एक मुल्क में उन्होंने मुदाखलत की, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की और पूरी एक लड़ाई हुई, अफगान वॉर जिसको आप कहते हैं। अब रशिया इधर आया क्यों? उसका एक बहुत पुराना ख्वाब था रशिया का या ज़ार का कि वो बहुत ऊपर रहते थे, यानी कि दुनिया की छत के ऊपर रहते थे, नॉर्थ के ऊपर रहते थे, तो उनके पास गर्म पानी के ज़खायर नहीं थे। और जिस मुल्क के पास गर्म पानी के ज़खायर होते हैं वो पानी से ट्रेड कर सकते हैं। और आपको पता है कि आज के दौर में भी सबसे ईजी ट्रेड, सबसे आसान ट्रेड, सबसे सस्ती ट्रेड और बहुत बड़े पैमाने पर भी ट्रेड होती है, वो होती है पानी के जरिए से ट्रेड। अब रशिया के पास 3 थे पोर्ट, यानी कि व्लादिवोस्टोक, नोवाडोवोस्टोक एंड सेंट पीटरबर्ग। ये तीनों 24/7 बर्फ में ढके होते थे। फिर अफगानिस्तान पे आए और ये भी मैं बता दूं, अगर वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा पूरा जमा लेते तो बाद में ईरान और पाकिस्तान रहना था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना तो गर्म पानी तो उन्होंने आ जाना था। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है कि किस तरह सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ। अमेरिका जो कि उस वक्त तक डरता था सोवियत यूनियन से कि वो एक भालू की तरह जो है वो धार रहा है और पूरी दुनिया उससे डरी हुई है, तो अमेरिका को एक बहाना मिल गया कि भाई मरेंगे अफगानी क्योंकि अफगान वॉर हो रही है, अब रशियंस उधर आ गए। तो उसने कहा, अमेरिका ने, कि भाई मरेंगे अफगानी, पैसे हमसे ले लो। हाँ, पैसे हम तुम्हें देने को तैयार है, हथियार भी हम तुम्हें देने को तैयार है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, हथियारों की भी कमी नहीं है, पैसे वाला मुल्क है। तो उसने कहा भाई बस जाने तुमने अपनी देनी है, बाकी सब कुछ हम तुम्हें देने को तैयार हैं। सारे मुसलमान अमेरिका की मुट्ठी में आ गए, इस्लाम का नारा लगाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, सारे मुसलमान अफगानिस्तान में चले गए जिहाद के नाम पे। और अमेरिका का जो ख्वाब, जो कि अमेरिका का था कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाए, वो मुसलमानों की हड्डियों को चूर करके और मुसलमानों का खून बहा के सोवियत यूनियन गिराया गया। अब चलते हैं इसकी रीजंस की तरफ कि किस तरह सोवियत यूनियन गिरा है। नंबर 1 कि सोवियत यूनियन कोई एक मुल्क नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज है। अब आपको पता है कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन टेस्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, हर चीज़ अपनी अपनी है। अब जाहिर बात है जो रशिया के जो कस्टम है वो सेंट्रल एशिया के कस्टम से नहीं है, जो सेंट्रल एशिया के कस्टम्स हैं वो जो ईस्ट यूरोप है उसके कस्टम से नहीं है, जो ईस्ट यूरोप के कस्टम्स है वो ये आज़रबाईजान, कोकेशिया के जो कंट्रीज है, कैस्पियन सी के, इनकी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली की होती है ना, कि पूरा टब्बर घर के अंदर रह रहा होता है। अब उसमें 10-20 लोग रह रहे होते हैं, 2-3 फैमिली रह रही होती हैं, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, हर औरत का अपना एक टेस्ट होता है। तो वो क्या होता है कि भाई लड़ाइयाँ होती है, चपकलेशें होती हैं, फड्डेबाजी होती है। तो वही यूएसएसआर के अंदर हुआ। जब उसने देखा कि यूएसएसआर नीचे जा रहा है तो इस तरह की जितनी भी बगावत की या बागी जितनी भी मूवमेंट थी वो खड़ी हुई और यूएसएसआर के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये थी कि यूएसएसआर ने कभी भी अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया। रशिया ठीक है नंबर 1 मिलिट्री थी, दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पे देखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद रशिया अमेरिका से इकोनॉमी के मैदान में, मुईशत के मैदान में कोसों पीछे था। अब मुईशत के हवाले से हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते सोवियत यूनियन और अमेरिका के बारे में कि कितना तजाद था। ये लास्ट आपको स्टैट आपको देख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये 1989 में एक स्टैट निकाला गया था कि जीडीपी पर कैपिटा के हर बंदे के पास कितने पैसे हैं औसतन। जीडीपी पर कैपिटा नापने का तरीका ये होता है कि पूरी पॉपुलेशन को उसकी टोटल जीडीपी के ऊपर आप डिवाइड करते हैं, वो जीडीपी पर कैपिटा बन जाएगा। अब 1989 में लास्ट टाइम, सन 1989 में लास्ट टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान मवाजना किया गया था कि इनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा थी $19,800, जो आज तकरीबन 50 से 60 हज़ार के तकरीबन है, यानी $19,800 यूएस डॉलर था यूएसए में जीडीपी पर कैपिटा। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का जो जीडीपी पर कैपिटा था वो था सिर्फ $8,700, यानी कि इधर यूएसएसआर से 2 गुना ज़्यादा था। जबकि रशिया में बहुत बड़ी एक, आप समझ लें, उसके बाद एक बहुत बड़ा रकबा था अपनी मईशत को ग्रो करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि कम्युनिज्म में फ्री ट्रेड जोन या फ्री ट्रेड इकोनॉमी का कंसेप्ट है ही नहीं। जबकि ऑन दी अदर हैंड
कैपिटलिज्म में ये चीज़ अच्छी थी कि उसने प्राइवेट ओनरशिप का तस्वर दिया कि हर बंदा, अब तुम्हारे पास अगर बाग है तो वो तुम्हारा है, अब तुम अगर उसमें फल उगा सकते हो, सब्जियां उगा सकते हो, वो तुम अपने घर के बाहर रख के बेच सकते हो, तुम्हारा मुनाफा है, तुम्हें को मिलना है, हुकूमत सिर्फ अपना टैक्स लेगी, दैट्स इट। लेकिन सोवियत यूनियन में ये तक करने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है, जिस मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है वो आप समझ लें कि 70% मुल्क कोलैप्स कर जाता है। हमने अभी देखा श्रीलंका में वो कोलैप्स कर गया, उसी की वजह से चाइना ने 99 ईयर्स की लीज के ऊपर हेम्बन टोटा का पोर्ट चाइना से ले लिया। और वो यही होता है कि जब आपके पास खाने को रोटी नहीं होती तो आप सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान पीआईए को बेचने जा रहा है, मोटरवे को बेचने के ऊपर लग गए हैं, तो इसी तरह आप सारे मुल्क के एसेट बेच देते हैं क्योंकि आपके पास रोटी नहीं होती खाने को। जितने भी मुल्क कोलैप्स हुए हैं उसमें बहुत बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है गंदी इकोनॉमी की। तो नंबर 1 कि यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा आप समझ लें कम्युनिटी रहती थी, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, कस्टम, रिलीजन, तो वो एक समझ लें जॉइंट फैमिली थी। और जॉइंट फैमिली में आपको पता है फड्डेबाजी होती है और जॉइंट फैमिली बात को टूट भी जाती है, तो वो यूएसएसआर में हुआ। दूसरी गंदी इकोनॉमी का आपने अमेरिका का मवातना देखा जहाँ पे तकरीबन $20,000 से पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे सोवियत यूनियन आधे पे भी नहीं था अमेरिका के, यानी कि अमेरिका 2 टाइम्स से भी ज़्यादा की रफ्तार से तरक्की कर रहा था सोवियत यूनियन से। उसके बाद जो सोवियत यूनियन था वो क्या करता था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जितनी भी पार्टीज आती थी या जो भी लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ बोलते थे उनका टंका मुका दिया जाता था, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। और मीडिया पे पूरा कंट्रोल था, जैसे कि कुछ अभी स्टेट्स हैं जिनका मीडिया पे फुल कंट्रोल होता है। अब इससे क्या होता है, जब आप लोगों को फ्रीडम नहीं देते ना तो लोगों को फ्रीडम चाहिए होता है। एक वक्त तो वो काबू के अंदर रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है अवाम भिपट जाती है, उनसे नहीं देखा जाता, वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती है। और जब अवाम आपे से बाहर होती है ना, देखिए एक आध बंदे की मरने की देरी होती है, एक गोली पे अगर एक बंदे पे चढ़ गई ना वो जल्दी पे तेल का काम करता है, फिर लोग जाने देना शुरू कर देते हैं। जब लोग जाने देना शुरू करते हैं ना, देखें आप अपनी ही कौम के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा 500 से बड़ी हद होगी 100 से 500 तक बंदा मार सकते हैं। उसके बाद बंदा भी कहता है भाई हमारी ही कौम है, हम अपनी कौम पे गोलियां चला रहे हैं। तो ये वो वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से एक मुल्क कोलैप्स कर जाता है। रशिया को सबसे पहले आज़ादी किसने दी? मिखाइल गोर्बाचोव, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने फिर एक फ्री ट्रेड जोन की पॉलिसी वो लेके आए, कुछ पॉलिसीज वो लेकर नंबर 1 इकॉनमी को खोलना शुरू किया, नंबर 2 उन्होंने फ्रीडम देना शुरू की, नंबर 3 फ्रीडम ऑफ स्पीच देना शुरू की, नंबर 4 सियासत में मजीद पॉलिटिकल पार्टीज का लाने का उन्होंने फैसला किया। 1989 के बाद लोगों को फ्रीडम मिली, लोगों ने अपना इजहार राय देना शुरू किया और वो इतना इजहार राय बन गया कि वो अब आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, आप फ्रीडम दे रहे हैं, आप फ्री ट्रेड जोन खोल रहे हैं, आप जो कैपिटलिस्ट की थी फ्री इकॉनमी, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट ओनरशिप, वो उन्होंने कुछ देना शुरू की। लेकिन इट्स टू लेट, जब चिड़िया चुग गई कैद वाली कहानी है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सब कुछ ही खत्म हो चुका है। अब अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखें यूएसएसआर का, तो ये आप पिक्चर देख लें कि 1984 में 50% से भी ज्यादा मिलिट्री बजट था टोटल बजट का यूएसएसआर, जबकि ऑन द अदर हैंड यूएसए का सिर्फ 26% था। और वक्त गुजरने के साथ साथ सोवियत यूनियन 1980s के बाद जब इंटरवेंशन मतलब मिड में आ गई थी अफगान की, सो वो रशिया अपना बजट कम करता गया। लेकिन ऑन दी हैंड यूएसए ने भी कम किया, लेकिन यूएसए ने ज्यादा कम किया एज कम्पेयर टू यूएसएसआर। और आपको पता है कि जब आप मिलिट्री के ऊपर ज्यादा बजट लगाते हैं तो आप फिर हेल्थ के ऊपर कम बजट लगाते हैं, आप इकोनॉमी पे कम बजट लगाते हैं, आप तालीम के ऊपर कम बजट लगाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम बजट लगाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, चोरी, डाके, ये सारी चीजें सोवियत यूनियन के एंड पे बहुत पीक पे चली गई थी। इतनी सारी बात बताने का मकसद ये है कि भाई क्या हम यानी पाकिस्तान, क्या वो भी इसी सिचुएशन के साथ जा रहा है? क्योंकि गुर्बत भी पाकिस्तान में है, महंगाई भी पाकिस्तान में है, बेरोजगारी भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है, प्लस पाकिस्तान में भी वो यूनिटी नहीं है जो कि सोवियत यूनियन में यूनिटी थी। पाकिस्तान में भी सूबाइयत को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू एक नेशन पाकिस्तान। आप पंजाब चले जाएं तो पंजाबी बोली जाती है, सिंध चले जाएं वो तो है सिंधु देश की बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ही आप बलोचिस्तान में चले जाएं, केपीके में चले जाएं, तो वहां पे पाकिस्तानियत इतनी नहीं है जितनी सूबाइयत है। तो पाकिस्तान में बेसिकली आप समझ लें एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, बड़ोही, गिलगिती, पठान सबको मिला लिया एक झंडे तले। तो वो पाकिस्तान का मंजन आज तक नहीं बेचा गया, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे वो मदरलैंड, लव फॉर मदर कंट्री, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान जिंदाबाद कह तो देते हैं, लेकिन वो दिल में नहीं है। जैसे भारत माता, सॉरी फादर जर्मनी, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है कि एक कौम बनो। जैसे जर्मन है, देखिए कौमियत बहुत बड़ी चीज होती है। जर्मनी 2 दफा तबाह हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तबाह हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा बुरा तबाह हुआ। 2 जर्मनी हो गए थे, ईस्ट और वेस्ट, और वो भी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कंट्रोल कर लिए थे। बावजूद उसके जब बर्लिन वॉल गिराई गई 80s में, जहां पे ग्रेट फेमस, जहां पे एक मशहूर डायलॉग अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि जिसको उर्दू में ट्रांसलेशन ये है कि गोर्बाचोव दीवार तोड़ दो। Mr. Gorbachev, open this gate. लेकिन उसके बाद आप देखें जर्मनी फिर दोबारा खड़ा हुआ और आज वो दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी
मुईशत है, उनकी जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत हेल्दी है, दुनिया की महंगी गाड़ियाँ ऑडी और ये इस तरह की जितनी भी BMW, ये सब जर्मन गाड़ियाँ, और जर्मनी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। ये चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि एक मुल्क 2 दफा तबाह हो गया वो फिर खड़ा हो गया। ये चीज हम अपने अंदर नहीं कर पाए कि वी आर ग्रेट, वी कैन डू एनीथिंग। हमने बस एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है और दुनिया के एक स्केल पे हमने आ जाना ताकि दुनिया को हम लीड कर सकें। ये बात आज तक कोई हमें ये पिला ही नहीं सका कि पाकिस्तान भी कुछ चीज़ होती है। हमें आज तक मजहब का कार्ड बेचा कि तू सुन्नी है, मैं शिया हूँ, तेरे नज़दीक मैं काफिर हूँ, मेरे नज़दीक तुम काफिर हो। और एक और नेगेटिविटी जो कि सोवियत यूनियन में नहीं थी और पाकिस्तान में है, वो है मजहबी इंतशार। मजहबी इंतशार हमारे अंदर बहुत है। आपको मजहबी इंतशार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मजहबी इंतशार क्या होता है। सुन्नी शिया आपस में लड़ रहे हैं, देवबंदी बरेलवी आपस में लड़ रहे हैं। वो फ्रांस में कुछ होता है, हुजूर की गुस्सा खाना कोई कर लेता है, तो पाकिस्तान में लोग जा रहे होते हैं। भाई अगर मारना ही है तो जाके फ्रांस को जाके मारो, लेकिन उधर जाके कौन मारेगा? वो तो हम मार ही नहीं सकते किसी को, तो हम अपने आप को ही मारते हैं। तो इस मजहबी इंतशार की वजह से पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा या पाकिस्तान टूट जाएगा, खाक का मदन, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन सिचुएशन वही है। पॉलिटिकल फ्रीडम वो नहीं रही। पाकिस्तान में फ्रीडम कभी शुरू से थी ही नहीं। फिर आपको पता है कि मुश्किल हमारे सामने है, हमारी मोस्ट स्पेंडिंग मिलिट्री के ऊपर होती है। आप देख लें कि हमने हमेशा दूसरों की जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम पैसा लगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें। बाकी रही पाकिस्तानी है, वो तो वैसे हम डिवाइड हुए हुए हैं, सुन्नी शिया में डिवाइड हुए हुए हैं, एक मजहबी डिवीजन है, सुन्नी शिया, देवबंदी बरेलवी, वहाबिया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे फिक्के हैं, ये चंद मेन है। बाकी जो है वो पंजाबी, सिंधी, सराइकी, उर्दू स्पीकिंग, बड़ोही, पठान, ये फलाना ढिमकाना। और यार आप इंडिया को देखो, उधर आपसे ज्यादा मज़ाहब रहते हैं, उधर तो कास्ट सिस्टम आपसे ज्यादा है। कुछ शूदर जो है वो तो किसी को सलाम नहीं कर सकता, वो इतना घटिया है, उसे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इंडिया तरक्की कर रहा है, वो जो भी है बहुत तरक्की कर रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन चुके हैं इस टाइम, जैसे भी बने हैं, बाय हुक क्रुक वो बने आपके सामने हैं। और अगर आपने ये सारी चीज किसी डॉक्यूमेंट्री में देखनी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर। वो शुरू होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से, फिर सारा करते करते तो तकरीबन 6 एपिसोड से लेकर 8वीं एपिसोड तक वो यही बताते हैं कि यूएसएसआर कैसे कोलैप्स किया। तो वो जब मैं ये 3 किस्से देख रहा था, मैंने कहा यार ये वही सिचुएशन है जो आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में ये देख रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग भाग रहे हैं यहाँ से। अब तो ये हालत है कि कोई हमें वीजा देने को तैयार नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी है नहीं। हम जो है या तो मजहब में डिवाइड हुए हुए हैं, या हम पॉलिटिकली डिवाइड हुए हुए हैं, या हम ये सूबों में डिवाइड हुए हुए हैं। मैं सूबों पे भी वीडियो बनाऊंगा कि हमें ज़्यादा सूबे बनाने चाहिए, लेकिन वो किसी और वे में मैं बात करूंगा। मैं जिन ममालिकों ने सोवियत यूनियन को छोड़ा, रशिया को छोड़ के बाकी जितने ममालिक अलग हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये अपना तुम सुपर पावर का स्टेटस भी अपने पास रखो, यानी कि वो स्टेटस जो पाकिस्तान ने कभी 1 सेकंड के लिए भी शायद टेस्ट ना की। हमें तो कभी सोचा ही नहीं, तो टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। और वो मुल्क 50 साल तक सुपर पावर था, यानी सुपर पावर का कंटेंडर जैसे आज चाइना है। तो कोई आज सोच सकता है कि चाइना कोलैप्स हो जाए? चाइना, अब कल को खबर है चाइना टूट गया, चाइना से निकल गया 15-20 नए मुल्क बन गए, आज चाइना खत्म हो गया, कुछ सोच सकता है? यही उसी वक्त था। उस वक्त में यही था कि कोई सोवियत यूनियन को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन हुआ। बैड इकोनॉमी, गुर्बत, महंगाई, मिलिट्री के ऊपर कुछ ज्यादा स्पेंडिंग करना, यूनिटी का ना होना, पॉलिटिकल फ्रीडम ना होना और सिंपल फ्रीडम भी ना होना। ये और आज देखें, ये सारे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, ये आपको पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई देंगे। सो हमें इस वक्त यूनिटी की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। और वो मुझे पता है इत्तेहाद बहुत मुश्किलों से मिलेगा। आप कुछ 1-2% अचीव करेंगे तो आपको कुछ बिलीव होगा ना कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ अचीव ही नहीं कर रहे तो लोग भाग रहे हैं। इधर अभी मैं कहता हूँ कि अभी अमेरिका वीजा देना शुरू कर देना, लोग अमेरिका चले जाएंगे। और मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, अगर इसराइल का वीजा भी हमें मिलना शुरू हो जाए ना, पाकिस्तान इसराइल भी चले जाए, क्योंकि पहला अपना पेट है, बाकी मजहब है। मजहब बाद में, पहले अपना पेट है। और कहते हैं कि हुजूर ने भी फरमाया है, भूख इंसान को कुफ्र तक पहुंचा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Oh,